राइज ऑफ हेल क्वीन एपिसोड 9। तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ अपनी भी, लेकिन तुम्हें अकेला तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मोहब्बत की है तुमसे और अपनी मोहब्बत को ऐसे ही अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। खुशी को अभी तक होश नहीं आया था, वहीं नितिन का भेजा हुआ डॉक्टर मित्तल मेंशन पहुंच चुका था। तभी रजत डॉक्टर को लेकर रणबीर के कमरे में पहुंचता है। रणबीर कमरा को डॉक्टर को अंदर आने के लिए बोलता है। डॉक्टर अंदर जाकर खुशी अच्छे से चेकअप करता है और कहता है उनकी रिपोर्ट्स कल तक मिल जाएगी। इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, जल्दी होश आ जाएगा और आप इनका जो भी इलाज होगा डॉक्टर नितिन करेंगे। रणबीर डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर कोई सीरियस बात तो नहीं है? डॉक्टर रणबीर की तरफ देखकर कहते हैं, मैं भी कुछ नहीं बोल सकता जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती और आगे का बाकी का प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ जो भी है आप उनसे ही बात कीजिएगा, मैं इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता। डॉक्टर के जाते ही रणबीर एक बार फिर खुशी के पास आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। तभी रजत बाहर से अंदर आकर कहता है, बात करनी है। रणबीर बेड पर से उठकर बालकनी में चला जाता है। वहां आसमान की तरफ देखकर कहता है, बोलो क्या कहना है? रजत सामने देखते हुए कहता है, भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए रणबीर, क्योंकि मैं नहीं चाहता तेरी जिंदगी में आई हूँ ये खुशियाँ तेरी जिंदगी से वापस जाएं। भाभी को बच्चा चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने उन्हें अपनी बहन माना है, भले ही मैं उनसे डरता हूँ लेकिन मैं उन्हें खो नहीं सकता हूँ क्योंकि वह तेरी जिंदगी है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रणबीर रजत के गले लग जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। रजत के चेहरे पर हैरानी के भाग आ जाते हैं क्योंकि आज पहली बार उसने अपनी इस खड़ूस बॉस को रोते हुए देखा था। फिर वह रणबीर को खुद से अलग करके कहता है, आत्मा थोड़ी देर में। रजत कमरे से बाहर आकर तुरंत ही वेदांश को कॉल करके सारी बात बता देता है। वेदांश जैसे ही सुनता है कि उसके दोस्त को उसकी जरूरत है, वह तुरंत ही कोयल को लेकर वापस मित्तल मेंशन के लिए निकल जाता है। कोयल बार बार वेदांश से पूछ रही थी लेकिन वेदांश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि वह इस वक्त खुद टेंशन में था। वेदांश कोयल जैसे ही मित्तल मेंशन के बाहर आकर रुकती है, कोयल हैरानी से वेदांश को देखती है। वेदांश कोयल की तरफ देखकर बोलता है, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। तुम्हारे भाई को अपनी बहन की भाभी की तबीयत बहुत खराब है। क्या है वह तो कल नितिन के आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे संभालना होगा वरना वह सब कुछ पर बर्बाद कर देगा। वेदांश कोयल जल्दी से रणबीर के कमरे के पास पहुंचते हैं तो रणबीर कमरे में खुशी के पास बैठा उसके बालों में अपना हाथ घुमा रहा था। वही रजत अपनी आंखों में आंसू भर रणबीर को देख रहा था। जैसे ही वेदांश पहुंचता है, रजत जल्दी से वेदांश के गले लग जाता है और कहता है, यार रणबीर को संभाल ले, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। मैं हमेशा से उसे खड़ूस अवतार में देखा है, वापस इस अवतार में देखना चाहता हूँ। वेदांत रजत को खुद से दूर करके कहता है, अगर मैं और तुम ही कमजोर पड़ जाएंगे तो रणबीर को कौन सा मारेगा? और तू अच्छे से जानता है ना कि रणबीर अपना दुख और दर्द किसी के सामने नहीं बताता। अगर हम ही उसके सामने रोने लगेंगे तो वह खुद को और कठोर बना लेगा, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तू जानता है अच्छी तरीके से। पर एक बात हमेशा याद रखना, हम चारों दोस्त एक दूसरे की ढाल है और एक दूसरे को कभी कुछ नहीं होने देंगे। और भाभी तो हमारे रणबीर की जिंदगी है, हम उसे कभी भी रणबीर की जिंदगी से जाने नहीं देंगे। वेदांश रजत जैसी कमरे में पहुंचते हैं, रणबीर उन दोनों की तरफ देखकर बोलता है, यह मेरा कमरा है, तुम लोगों का पिकनिक स्पॉट नहीं जहां तुम लोग जब मर्जी चाहे चले आते हैं। और देख रहे हो ना, मेरी जान सो रही है और तुम लोगों से डिस्टर्ब कर रही हो। रणबीर की बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर कुछ भावनाएं आकर गुजर जाते हैं लेकिन वह उन्हें अपने चेहरे पर शो नहीं होने देते। रात की तकरीबन 2 बजे एक कार तेज रफ्तार से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके अंदर बैठा लड़का बार बार अपनी घड़ी में देखकर बार बार सामने देख रहा था और बार बार ड्राइवर को फास्ट गाड़ी चलाने के लिए बोल रहा था। वही 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय कर वह लड़का एक मेंशन के अंदर भागता हुआ जाता है। जैसे वह लड़का मेंशन के अंदर पहुंचता है, मेंशन में बैठे लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं तो लड़का बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भाग निकलता है। उसके पीछे पीछे हाल में बैठे सारे लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं। वह लड़का जल्दी से कमरा खोल उसके अंदर आता है और देखता है बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी और एक लड़का उसके पास बैठा उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। वह लड़का जो अभी भाग कर आया था वह सामने देखकर कहता है, रणबीर। रणबीर अपने पीछे घूमकर अपने दोस्त को देख जल्दी से बेड सूट कर खड़ा होता है और कहता है, देखना या मेरी जान को क्या हुआ है? शाम से बेहोश है, अभी तक खुश नहीं आया। वह लड़का और कोई नहीं नितिन था, 28 साल का एक हैंडसम नौजवान जो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया लग रहा था, लेकिन उसकी हिंदी इतनी साफ थी कि वह ऑस्ट्रेलियाई नहीं बल्कि इंडियन ही लग रहा था। नितिन जल्दी से खुशी के पास जाकर उसका चेकअप करने लगता है। जैसे जैसे वह खुशी को चेक कर रहा था वैसे वैसे नितिन के चेहरे पर अजीब तरीके भाव आकर गुजर रहे थे और वह हैरानी से रणबीर की तरफ देखा है। रणबीर भी बिना किसी इमोशन के नितिन को देख रहा था।
नितिन रणबीर की तरफ देखकर कुछ कहता है और नितिन की बात सुन रणबीर के हाथों से उसका फोन छूटकर फर्श पर गिर जाता है। नितिन जल्दी से खुशी के पास जाकर उसका चेकअप करने लगता है। जैसे जैसे वह खुशी को चेक कर रहा था वैसे वैसे नितिन के चेहरे पर अजीब तरीके भाव आकर गुजर रहे थे और वह हैरानी से रणबीर की तरफ देखा है। रणबीर भी बिना किसी इमोशन के नितिन को देख रहा था। अल्फाया नितिन रणबीर की तरफ देखकर कुछ कहता है और नितिन की बात सुन रणबीर के हाथों से उसका फोन छूटकर फर्श पर गिर जाता है। अल्फाया नितिन जल्दी से रणबीर के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने की जरूरत है और कल मैं सारे टेस्ट करके सारी रिपोर्ट में बता दूंगा, लेकिन भाभी और बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है और भी कुछ है जो मैं तुझे टेस्ट के बाद बताऊंगा। फायर रणबीर हैरानी से खुशी के पेट को देख रहा था। आज अगर खुशी ठीक होती, होश में होती, तो वह दोनों कितने खुश होते कि उनके प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। वह दोनों पेरेंट्स बनने वाले थे। पूरा परिवार कितना खुश होता। मिस्टर मित्तल कितने खुश होते कि वह दादाजी बनने वाले हैं। दादरी कितनी खुश होते हैं कि वह परदादाजी बनने वाले हैं। लेकिन एक खुशी के साथ एक बुरी खबर भी उन लोगों का इंतजार कर रही थी। अल्फाया रणवीर एक तक खुशी के चेहरे को देख रहा था। धीरे धीरे खुशी के हाथ की उंगलियां हिलने लगते हैं। ये देख रणवीर भागकर खुशी के पास पहुंच जाता है। खुशी धीरे धीरे अपनी आंखें फुरफुरती है और आहिस्ते से अपनी आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखती है तो उसे झूमर नजर आता है। फिर वह अपने साइड में देखती है तो रणवीर उसके पास बैठा हुआ था। रणवीर के चेहरे पर बेचैनी, तड़प, गुस्सा, परेशानी सब कुछ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में उससे ज्यादा लाचार इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अल्फाया रणबीर खुशी को अपने सीने से लगाकर कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम जानती हो तुम पूरी रात से बेहोश थी। हम कितना परेशान थे सब लोग। तुम्हें मेरा ख्याल बिल्कुल नहीं आया और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? जान कि तुम्हारी कोख में हमारे प्यार की निशानी है। तुमने क्यों मुझे सच्चाई नहीं बताई? रणवीर की बात सुनकर अचानक ही खुशी का हाथ अपने पेट पर चला जाता है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर तनवीर की तरफ देखकर कहती है, आप सच बोल रहे हो? हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। रणवीर हाँ बोल देता है। अल्फाया खुशी हैरानी से रणवीर के चेहरे को देख रही थी। तभी रणवीर खुशी के माथे से अपना माथा जोड़कर कहता है, क्या देख रही हो? खुशी रणवीर के चेहरे को अपने हाथों से छूटकर रहती है। आपकी आंखों में आंसू? डेविल की आंखों में आंसू? किस बात के हैं? ऐसा क्या हुआ है जो आप इस तरीके से देख रहे हैं? खुशी की बात सुनकर रणवीर हैरान हो जाता है क्योंकि कल शाम की सारी बातें खुशी भूल चुकी थी। रणवीर हैरानी से नितिन की तरफ देखा है तो नितिन अपनी पाल के झटका देता है। तब जाकर खुशी का ध्यान नितिन पर गया था और खुशी को अपने पिछले जन्म की बात हल्की हल्की याद आती है। तभी उसका सर दर्द करने लगता है और वह अपना सर पकड़ लेती है। अल्फाया नितिन भागकर खुशी के पास आता है और कहता है, भाभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप और बच्चे बिल्कुल ठीक है। मैं डॉक्टर हूँ और रणवीर ने आपको चेक करने के लिए मुझे बुलाया था, तो आप क्यों इतना परेशान हो रही है? नितिन की बात सुनकर खुशी रिलैक्स हो जाती है और रणवीर की तरफ देखकर कहती है, मुझे इतना वीकनेस क्यों हो रहा है और मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? रणवीर नितिन की तरफ देखा है और फिर खुशी को अपनी बाहों में उठा उसे वॉशरूम की तरफ ले जाकर कहता है, कुछ नहीं तो फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खा लेते हैं। अल्फाया रणवीर खुशी को वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे वॉशरूम में छोड़कर कहता है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तब तक मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट मान पाता हूँ। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है और तुम्हारी लापरवाही की वजह से बच्चा भी भूखा है। खुशी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हमें हिला देती है और रणवीर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। रणवीर जैसे ही कमरे में आता है नितिन रणवीर की तरफ देखकर कहता है, वीर भाभी की कंडीशन सीरियस है। और हाँ जी, डॉक्टर ने भी भाभी का इलाज किया है। उसे डॉक्टर ने भाभी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया है। शायद वह भाभी की बीमारी को बढ़ाना चाहता था या कोई ऐसा जो उसे ये सब करने के लिए बोल रहा था, वरना भाभी की बीमारी इतना कभी नहीं बढ़ती। और अब तो हमारे ऊपर डबल जिम्मेदारी है क्योंकि हमें भाभी और बच्चे दोनों को सही सलामत रखना है। रजत पीछे से आते हुए बोलता है, कहना क्या चाहते हो कि कोई जानबूझकर यह सब कुछ कर रहा है जिससे भाभी को नुकसान पहुंचे? नितिन रजत, वेदांश और रणबीर की तरफ देखकर कहता है, हाँ कोई है जो भाभी को मारना चाहता है क्योंकि कल डॉक्टर ने मेरे कहने से जो ब्लड लिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाभी जो ट्रीटमेंट ले रही थी फोन के लिए फायदेमंद नहीं बल्कि खतरनाक था। उनकी जान भी जा सकती थी और साथ में बच्चों की थी। वह तुम्हारा बच्चा है रणबीर, इसीलिए इतनी गलत दवा खाने के बावजूद भी वह फाइट कर रहा है। पर ना कोई नॉर्मल बच्चा होता तो अब तक हम सबको छोड़कर जा चुका होता। वेदांश सीरियस होकर रणबीर की तरफ देखकर कहता है, कौन है ऐसा इंसान जो भाभी को तकलीफ देना चाहता है या भाभी को मारना चाहता है?
रणवीर उन तीनों की तरफ देखकर कहता है, तुम लोग जानते हो वह माफिया क्वीन है और उसके 1000 दुश्मन होंगे, लेकिन आज तक उसकी आइडेंटिटी कोई नहीं जानता। ये कोई ऐसा बनता है जो माफिया क्वीन से नहीं बल्कि खुशी मित्तल से नफरत करता है और उसे मारना चाहता है। और हाँ रजत, तुम और वेदांश दोनों जल्द से जल्द मुझे पता करके बताओ कि कौन है वह इंसान और डॉक्टर किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहा था और उसे डॉक्टर को हमारे फार्म हाउस लेकर आए। उसे अब रणवीर मित्तल नहीं बल्कि डेविल किंग बात करेगा। कोयल कमरे में आते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्योंकि भाभी ने कुछ दिन पहले मुझे इस बारे में बताया था। फोन पर सब लोग हैरानी से कोयल की तरफ देखते हैं तो कोयल एक पेन ड्राइव रणवीर की तरफ बढ़कर रहती है। भाभी ने ये पेन ड्राइव मुझे दी थी और बोला था कि वक्त आने पर शायद वह सब कुछ भूल सकते हैं, तो मैं ये पेन ड्राइव आपको दूं। भाई ऐसा कुछ है हमारी फैमिली में जो हम सब के लिए खतरनाक साबित होने वाला है और खासकर भाभी के लिए। आपको भाभी का और इस परिवार का खास ख्याल रखना होगा और इन सब की कड़ियाँ पाखी से जुड़ी हुई है। पाखी का जिक्र होते ही सबके चेहरे पर नफरत की भावनाएं उमड़ आती है। आप सबको समझ आ गया था कि क्यों पाखी 3 दिन से शांत बैठी है, क्योंकि वह अपना प्लान पहले ही बना चुकी है या पहले ही अपने प्लान को शुरू कर चुकी है। ये सब सोते हुए सबके चेहरे पर नफरत की भावना दिखाई देने लगती है। रणवीर उन सब की तरफ देखकर कहता है, तुम सब लोग कमरे से बाहर जाओ, किसी भी वक्त खुशी कमरे में आएगी फिर वह सवाल करेगी और उसका पैनिक होना उसके लिए और उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सब लोग रणवीर की बात सुनकर जल्दी से कमरे से बाहर चले जाते हैं। वहीं नितिन को घर पर देख सब लोग पहले तो खुश हो जाते हैं, फिर नितिन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम 2 साल बाद इंडिया आए, कोई बड़ी वजह रही होगी। नितिन सब की तरफ देखकर कहता है, भाभी की तबीयत खराब है, उनके दिमाग में एक ब्लड क्लॉट है जिनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, वरना उनकी जान भी जा सकती है और ऑपरेशन में वह अपनी याददाश्त भी हो सकती है। इसीलिए हमें भाभी के हर एक मोमेंट का वीडियो शूट करना होगा, जिससे जब उनका ऑपरेशन हो जाए उन्हें कुछ याद ना रहे तो हम उन्हें वह सब कुछ दिखाकर यह यकीन दिला पाए कि वह रणवीर की वाइफ और मित्तल खानदान की बहू है। वॉशरूम के अंदर खुशी आईने के सामने खड़ी थी और अपने पेट पर हाथ रखकर रहती है, मैं जानती हूँ पाखी कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो और किसके कहने पर कर रही हो, लेकिन तुम भी भूल गई तुम्हारे सामने खड़ी लड़की कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक डेविल क्वीन है और वह अपने शिकार को इतनी जल्दी अपने हाथ से जाने नहीं देगी। मुझे ये सब नाटक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस घर में कोई तो ऐसा मेंबर है जो तुमसे जुड़ा हुआ है, जो यहाँ की हर खबर तुम्हें पहुँचाता है। मेरे दिमाग में ब्लड क्लॉट तो है, लेकिन वह इतना भी बड़ा नहीं है कि वह मुझे मेरी यादें छीन सके, और ना ही किसी डॉक्टर के अंदर इतनी हिम्मत है जो मेरी बिना परमिशन के मुझे गलत दवा दे सके। और अब मेरे ऊपर मेरे बच्चे की जिम्मेदारी है। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। खुशी, रणवीर मित्तल अभी तक सिर्फ इसलिए शांत है क्योंकि तुम्हारे पीछे जो इंसान है उसके बारे में अभी मुझे नहीं पता और उसे पता करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए तुम जो खेल खेलना चाहती हो वह अभी चालू रहेगा, लेकिन मेरी नज़रें हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेंगी तुम क्या करने वाली हो। और नितिन का यहाँ आना तो मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि नितिन यहाँ रहेगा तो मैं और मेरा बच्चा दोनों सेफ रहेंगे। क्योंकि जो इंसान पिछले जन्म में मुझे बचाने के लिए अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे सकता है, कोई इंसान इस जन्म में अपने दोस्त की बीवी और उसके बच्चे को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता, और यह भी नहीं जानता कितने हम सब के लिए कितना जरूरी है। खुराना मेंशन। अक्षत तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल रहा था। पूरा खुराना परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था, तभी नकुल भेजते हुए आता है और अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, बुरी खबर है सर। रूहानी खुशी के हाथ को अपने हाथों में लेकर रहती है, अगर आपकी यही मर्जी है खुशी, तुम्हें ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी खुशी मुस्कुराहट के साथ दोनों को खुद के गले लगा लेती है, फिर कहती है, तो ठीक है आप दोनों आज ही कोर्ट मैरिज कर लीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ वह हमें भी ज्यादा ताम झाम में शादी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ मंदिर में फिर जरूर होंगे, ये पक्का है। वही अक्षत हैरानी से अपनी बहन को देख रहा था जिसने उसकी खुशियाँ किसी और की झोली में डाल दी थी, लेकिन वह भी अपनी बहन से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तो उसकी बहन बीमार थी, दूसरा उसने खुद रूहानी के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि रूहानी उसे खुद माफ नहीं करना चाहती थी। रणवीर रूहानी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा कोई शादी के लिए सपना है जो पहले नहीं पूरा हो पाया तो तुम अब पूरा कर सकती हो। सुहानी रणवीर की तरफ देखकर कहती है, नहीं जीजू मेरा कोई सपना नहीं है, बस मुझे रंगों से मोहब्बत है और शायद मेरी जिंदगी से रंग रूठ गए थे, लेकिन आपके और खुशी की वजह से मुझे फिर से यह खुशनसीबी नसीब हो रही है। मैं आप दोनों का शुक्रिया था कैसे करूं मुझे पता नहीं। आपने मुझे सिर्फ जैसा जीवन साथी दिया है जिसमें उसे वक्त मेरा साथ दिया जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ थी। आपको पता है जीजू, तो से अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। हमें उससे शादी नहीं करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, बल्कि हमें उससे शादी करनी चाहिए जो हमसे प्यार करता है।
अक्षत नाम आंखों से रूहानी को देख रहा था, लेकिन आज रूहानी की आंखों में रक्षा के लिए मोहब्बत थी और ना ही नफरत। आज उसकी आंखों में अक्षत के लिए एक खालीपन था। अक्षत सबकी तरफ देख मित्तल मेंशन से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी रूहानी आज किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पत्नी तो वह पहले भी किसी और की बनी थी, लेकिन उसे वक्त अक्षत को अपने प्यार का एहसास नहीं था, और आज जब एहसास हुआ तो रूहानी उससे बहुत दूर जा चुकी थी। अक्षत अपनी गाड़ी को लेकर तेज रफ्तार में मित्तल मेंशन से निकल जाता है। किसी ने भी इस बात पर गौर नहीं किया था, लेकिन रणबीर की नजरें बराबर अक्षत के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन उसने भी इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने सर को झटककर वापस से शिव और रूहानी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। रजत शिव के पास आकर उसे अपने गले लगाकर कहता है, आज तेरा प्यार मुकम्मल हुआ शिव। शायद भगवान को तुझ पर तरस आ गया और तेरी मोहब्बत को तेरी जिंदगी में वापस भेज दिया। लेकिन तूने जो लहंगा बनवाया था रूहानी भाभी के लिए, वह तूने देखा उसी को बहन शादी कर, क्योंकि वह तेरी पहली कमाई थी और तेरी मम्मी पापा का आशीर्वाद भी था उसमें। रजत की बात सुन शिव रजत को खुद से दूर करके कहता है, अभी लेकर आता हूँ। शिव रूहानी की तरफ देखकर कहता है, मेरी माँ ने मेरी पत्नी के लिए लहंगा बनवाया था जो कि मेरी पहली कमाई से था, और मैं चाहता हूँ कि शादी के बाद तुम वही लहंगा और सब कुछ वही पहनो। रूहानी शिव की तरफ देखकर कहती है, तो वह तुम्हारी माँ की निशानी है, उसमें आशीर्वाद है उनका, तो मैं वह पहनने से कैसे मना कर सकती हूँ। तुम वह सब कुछ ले आओ, मैं पहन लूंगी। शिव और रजत सीधे शिव के कमरे की तरफ चले जाते हैं और रणबीर खुशी को लेकर अपने कमरे में, वही रूहानी कोयल और सलोनी के साथ कोयल के कमरे में चली जाती है। वही वेदांश तुरंत ही शादी की तैयारी करवाने लग जाता है। खुराना फैमिली हताश और निराश होकर मित्तल मेंशन से चली जाती है, क्योंकि आज उनके एक बेटे का दिल और घर दोनों टूट गया था। घर बसा नहीं था, लेकिन घर बसाने के सपने तो देखे थे अक्षत ने। यह अक्षत की गलती थी कि उसने एक प्यार भरा दिल तोड़ा था, और उसे प्यार भरे दिल से निकली बद्दुआ ने अक्षत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अक्षत को नहीं अपनी मोहब्बत मिली और ना ही उसे उसकी सच्ची मोहब्बत मिली। दोनों ही तरफ से अक्षत के हाथ खाली रह गए थे, लेकिन अभी अक्षत ने यह बात समझी नहीं थी। अर्जुन मित्तल मेंशन से बाहर आकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। वह फोन पर शोर है नाम को देखा है और उसे अपने अतीत की बहुत सी बातें याद आने लगते हैं। वह तुरंत ही कॉल अटेंड करके कहता है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, सिया कहाँ हो तुम। दूसरी तरफ से एक लड़की की प्यारी सी मधुर आवाज आती है, क्या हुआ आज अर्जुन खुराना खुद मुझसे मिलना चाहते हैं, ऐसा क्या गजब हो गया। आप तो हमेशा से मुझसे नफरत करते थे ना, शादी करने के बाद भी पत्नी का हक नहीं दिया और आज आप मुझसे मिलना चाहते हैं। अर्जुन सिया की बात का कोई जवाब नहीं देता। सिया से एक लफ्ज कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, और तुरंत ही फोन कट कर देता है। फोन कट कर अपनी गाड़ी में बैठकर कहता है, मैं अक्षत भाई की तरह वह गलती नहीं दोहराऊंगा। क्या पता मुझे भी कोई गलतफहमी हुई हो, तुम्हारा उसे कार्तिक के साथ कोई रिश्ता ना हो। मुझे सच्चाई पता करनी होगी, क्योंकि जैसे अक्षत भाई ने रूहानी को खो दिया, मैं तुम्हें खोने का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। अगर तुम्हारी उसमें गलती भी होगी तभी मैं हमारे इस रिश्ते को एक मौका दूंगा। मैं तुमसे शादी जबरदस्ती जरूर करी थी दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, तुम्हें खोना नहीं चाहता इसलिए। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से कमरे में एक लड़की अपने फोन को देख रही थी और हैरानी से कहती है, अर्जुन को क्या हुआ, वह तो मुझसे कभी इतने प्यार और शांति से बात नहीं करता था। पहले की बात अलग थी, लेकिन पिछले 2 सालों से उसका जो रवैया था मेरी तरफ, वह अचानक से कैसे बदल गया। फिर वह अपने सर झटक कर तैयार होने के लिए चली जाती है। वह घर बहुत छोटा था, एक कमरा, छोटा सा किचन, छोटा सा लिविंग हॉल। सिया शर्मा एक अनाथ लड़की, अनाथ आश्रम के मालिक नहीं उसे शर्मा सरनेम दिया था। सिया की फैमिली कौन थी कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक से किया अनाथ आश्रम में मिली थी और तभी से बहुत सनत आश्रम में पाली बड़ी। जब वह 18 साल की हुई तो उसे अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा, क्योंकि यह वहाँ के रूल्स थे। जब वह अपना कॉलेज कर रही थी तभी उसकी मुलाकात अर्जुन खुराना से हुई। अर्जुन और वह पहले दोस्त बने, फिर प्यार हुआ और फिर प्यार में नफरत का तड़का लगा। अब नफरत क्यों थी वह तो आगे वाले एपिसोड में पता चलेगी, लेकिन आज शायद अर्जुन को अक्षत की हालत देख अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वह वापस सिया के पास आ रहा था। लेकिन सिया पर अर्जुन पर विश्वास नहीं करती थी। सिया बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि 2 साल बाद अर्जुन उससे मिलने आने वाला था। शादी के बाद वह उससे मिलने नहीं आया था। वह उसका खर्चा उठता था, उसका सामान पहुंचा था, उससे फोन पर बात भी कर लेता था, लेकिन उससे मिलने कभी नहीं आया था। ये घर सिया ने खुद अपने मेहनत के पैसों से बनाया था। उसने अर्जुन द्वारा भेजे गए पैसों का कभी इस्तेमाल नहीं किया था।
कॉलेज टाइम में अर्जुन और सिया दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की मोहब्बत का इजहार भी कर चुके थे, लेकिन अचानक से दोनों के बीच गलतफहमी हो गई और अर्जुन ने जबरदस्ती किया से शादी कर ली। जानने की कोशिश नहीं कि किसी या कहाँ है, कैसी है, लेकिन हर महीने उसे पैसे ट्रांसफर करता था, उसके लिए सामान भिजवाता था, सब कुछ करता था, लेकिन कभी उसे पत्नी का हक नहीं दिया, पत्नी का दर्जा नहीं दिया। समाज में सिया की इतनी बेइज्जती और बदनामी हुई थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। बेचारी ने तो मोहब्बत की थी, लेकिन उसे मोहब्बत में नफरत कहाँ से आ गई उसे आज तक समझ नहीं आया था कि क्यों अर्जुन अचानक से बदल गया। 1 घंटे बाद अर्जुन की कार सिया के घर के बाहर आकर रुकती है। उसे घर को देखकर अर्जुन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि यह घर वह नहीं था जो अर्जुन ने सिया को दिया था, बल्कि वह घर तो इसी गली में सबसे पहले था। वह एक घर नहीं, एक हवेली थी, लेकिन सिया कभी उसे घर में रहने नहीं गई। उसने कभी भी अर्जुन की लाई गई किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया था। पत्नी मानकर उसके ऊपर खर्च करता तो शायद वह ये सब कुछ ले लेती, लेकिन नफरत में वह किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। अर्जुन जल्दी से गाड़ी से निकाल कर बाहर आता है और घर का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर में सिया ने दरवाजा खोल। अर्जुन 2 साल बाद सिया को अपने सामने देख रहा था। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और सिंपल सी साड़ी पहने सिया बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो नर जो चमक हुआ करती थी वह गायब थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा पूरा मुरझाया हुआ। ये तो वह सिया लगी नहीं रही थी जो कॉलेज में हुआ करती थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, जिंदगी को जिंदा दिल्ली से जीने वाली। सिया अर्जुन को अपने सामने देख अंदर की तरफ बढ़ जाती है। अर्जुन भी पीछे पीछे सिया के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें जब घर दिया था तो तुम इस छोटे से घर में क्यों रह रही हो? सब कुछ तो दिया था मैंने तुम्हें। सिया एक फीकी हंसी हंसकर अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, आपने दिया था, आपने अपनी पत्नी को नहीं दिया था, आपने भीख दी थी मुझे। और सिया शर्मा भीख लेना पसंद नहीं करती। पहले ही मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के आगे हाथ फैलाने की मुझे आदत नहीं है। मैं खुद कनकर खुद का पेट भर सकती हूँ, लेकिन आपके टुकड़ों को उठा नहीं सकती। सिया की बात का अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। अर्जुन सिया की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सिया अर्जुन की तरफ देखकर बोलती है, जानती हूँ क्या बात करनी है, शायद आपके घर वाले आपकी शादी करना चाहते होंगे, इसीलिए तलाक के पेपर साइन करवाने आए हैं ना, क्योंकि पहली पत्नी के होते हुए आप दूसरी शादी जो नहीं कर सकते। सिया की बात सुनकर अर्जुन का चेहरा हैरानी से फैल जाता है। तभी सिया रहती है, जानती हूँ आपका आपकी दोस्त प्रियंका के साथ रिलेशनशिप है, सब कुछ जानती हूँ, सबूत है मेरे पास। सिया की बात सुनकर अर्जुन हैरानी और गुस्से के मिले चल भाग से बोलता है, क्या बकवास कर रही हो, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर सिया जोर जोर से हंसने लगती है और साथ में तालियां भी बज रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और पता नहीं कैसे कैसे भाव थे। उसकी आंखों के आंसू उसके दिल के दर्द का बयान कर रहे थे। अर्जुन सिया के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या पागलों की तरह हरकत कर रही हो? सिया अर्जुन से अपना हाथ छुड़ाकर रहती है, अच्छा मैं पागल हूँ, मैंने जो बोला आपको झूठ है, तो रुको अभी दिखाती हूँ। सिया एक एम्बलम लेकर आती है और उसे अर्जुन के पैरों में फेंक देती है, जिसमें अर्जुन और प्रियंका की बहुत सारी तस्वीर थी, कुछ तो आपत्तिजनक हालत में भी थी और कुछ उन दोनों की एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते थे। सिया अर्जुन को देख रही थी और अर्जुन हैरानी से यूएन तस्वीरन को देख रहा था। अर्जुन सारी तस्वीरन को उठाकर हैरानी और गस के माइल जिले भाव से कहता है, या सब झूठ है, या मेरी फोटोज नहीं है, और मैं तो प्रियंका से मिला भी नहीं, पिछले 2 साल से मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मैं यूं सिर्फ अपने दोस्त मानता था, वह भी तुम्हारी वजह से, और जिस दिन मैंने तुमसे शादी की उस दिन मैंने प्रियंका से अपना दोस्ती का रिश्ता भी तोड़ दिया था, और तुम कह रही हो मेरा उसके साथ रिश्ता है। सिया मुस्कुराते हुए कहती है, मैं नहीं कह रही, ये तस्वीर कह रही है। मेरे पास आए हुए प्रियंका के मैसेज बोल रहे हैं कि आपका और प्रियंका का रिश्ता है और बहुत जल्द आप दोनों शादी करने वाले हो, और ईथ और प्रियंका प्रेग्नेंट है, इसलिए आप मेरे पास तलाक के पेपर सेंड करने आए हो। एम आई राइट मिस्टर अर्जुन खुराना? अर्जुन गुस्से और हैरानी से मिले जुले भाव से सिया के चेहरे को देखकर कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरा तुम्हारे अलावा किसी से कोई रिश्ता नहीं, और ना मानो तो अभी प्रियंका को फोन करो और उससे पूछो कि मैं कहाँ हूँ। अगर वह झूठ बोल रही होगी तो उसे नहीं पता होगा, अगर वह सच बोल रही होगी तो उसे पता होगा मैं इस वक्त कहाँ हूँ। सिया को भी अर्जुन की बात सच लगती है, तो वह जल्दी से प्रियंका को मैसेज करके कहती है, मुझे अर्जुन से मिलना है, क्या तुम बता सकती हो वह इस वक्त कहाँ मिलेगा? अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि प्रियंका का रिप्लाई आता है, प्रियंका सॉरी सिया, अर्जुन तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि वह तुमसे बहुत नफरत करता है, और तुम जानती हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अर्जुन पूरे दिन मेरा ख्याल रखना है, मेरे साथ रहता है, और अब तो उसने अपनी फैमिली को भी हमारे बारे में बता दिया है, और उनकी फैमिली मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि मैं अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो कौन सी फैमिली अपने पोते को खुद से दूर रखना चाहेगी? मैं अर्जुन से अभी अभी पूछा तो अर्जुन ने बोला कि वह तुमसे ना ही बात करना चाहता है, नहीं मिलना चाहता है।
सिया हैरानी से प्रियंका के भेजे गए मैसेज को देख रही थी क्योंकि अर्जुन उसके सामने खड़ा था और वह बोल रही थी कि अर्जुन उसका ख्याल रख रहा है। इसका मतलब पिछले 2 सालों से प्रियंका जो कुछ भी सिया को बताती आई थी वह सब झूठ था, फरेब था, धोखा था। मतलब अर्जुन और सिया के बीच नफरत की दीवार पैदा करने वाली भी प्रियंका ही थी। अर्जुन भी गुस्से और नफरत से प्रियंका के भेजे गए मैसेज को पढ़ रहा था। उसका गुस्सा सारी हद पार कर चुका था क्योंकि इस लड़की ने झूठ की बुनियाद पर उसे उसका सब कुछ छीन लिया था। प्रियंका ही तो थी जिसमें अर्जुन को कार्तिक और सिया के बारे में बताया था और दूर से उन्हें दिखाई भी था। इसका मतलब ये सब कुछ प्रियंका का ट्रैप था जिसमें अर्जुन फंस गया और उसने अपनी मोहब्बत को खुद ही अपने आप से दूर कर दिया। अर्जुन सिया के पास आकर हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो सिया, मैं प्रियंका की बातों में आकर तुम पर शक किया, तुम्हारे और कार्तिक के रिश्ते को गलत समझा। सिया 2 कदम पीछे हटकर रहती है, हमारा रिश्ता इतना कमजोर था अर्जुन की एक प्रियंका ने आकर उसे हिला कर रख दिया। आपका प्यार इतना कमजोर था कि आंखों देखे झूठ को जानकर आपने मुझे एक कैरेक्टरलेस लड़की समझ लिया। आप इतने कमजोर थे तो ऐसे रिश्ते को निभाना मैं भी नहीं चाहती क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती जो दूसरे इंसान के बोले हुए शब्दों को सुनकर अपने ही रिश्ते पर सवाल उठा दे। मुझे मेरी सफाई में कुछ नहीं पूछा, सजा सुना दी मुझे। मित्तल मेंशन में खुशी आराम से सोफे पर बैठी थी और रणबीर अपने हाथों से उसी को खाना खिला रहा था। वही खुशी अपने मन में गीत लिए रणबीर के चेहरे को देख रही थी। रणबीर को अपने प्लान में शामिल करना चाहती थी लेकिन अगर वह ऐसा करती तो रणबीर की किसी क्रिया से पड़ी या किसी और को शक हो सकता था, इसीलिए उसने इस बारे में किसी को ना बताना ही बेहतर समझा। रणबीर खुशी की तरफ देखकर बोलता है, अब अपना ख्याल रखा करो, अपने साथ साथ तुम्हें हमारे आने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। खुशी रणबीर की तरफ देखकर कहती है, मेरे जैसी बेटी किसी की ना हो तो अच्छा है रणबीर, क्योंकि मैं खुद ही अपने परिवार को आज तक माफ नहीं कर पाया। रणबीर खुशी के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों अपने परिवार को माफ नहीं करना चाहती हो या तुम अपने परिवार को माफ कर चुकी हो। अगर माफ नहीं की होती तो अपने हर एक फंक्शन में, हर एक त्योहार में, किसी शादी में तुम अपनी फैमिली को नहीं बुलाती। पिछली लाइफ में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नमन अंकल या किसी का कोई कसर नहीं था। खुशी, उन्हें उनकी बेटी वापस दे क्यों नहीं देती तुम? उन्हें भी अपनी बेटी के साथ अपनी खुशियां बांटने का हक है, किसी और के लिए ना सही हमारी आने वाली बेटी के लिए ही कर दो। खुशी रणवीर की तरफ देखकर बोलती है, अगर मैं आज उनके पास गई ना तो अक्षत मुझे रूहानी को शादी न करने के लिए बोलेंगे और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि रूहानी के लिए सेक्सी अच्छा जीवन साथी को ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ अक्षत मेरा भाई है और मुझे अपने भाई के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक औरत हूँ और एक औरत सबसे पहले एक औरत के बारे में सोचती है। रूहानी कभी अक्षत भाई को वह इज्जत नहीं दे पाएगी जो अपने पति को दी जाती है और अक्षत भाई हमेशा इस पछतावे में रहेंगे कि उनकी वजह से रूहानी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इसीलिए मैं चाहती हूँ वह दोनों अपने अपने रास्ते अपने जिंदगी जियल। खुराना मेंशन में अक्षत अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कल अंधेरे आसमान को देख रहा था और उसे आसमान में चांद निकला हुआ था और उसे चांद में उसे रूहानी का चेहरा नजर आ रहा था। वह बचपन वाली रूहानी, हंसती मुस्कुराती, हमेशा ही अक्षत को तंग करने वाली। यह सब कुछ अक्षत ने अपने ही हाथों तो बर्बाद किया था। उसे क्या हक था रूहानी की मोहब्बत पर सवाल उठाने का? उसे क्या हक था रूहानी को अपनी जिंदगी से दूर करने का? मोहब्बत किसी के बस की बात तो नहीं थी, वह कहीं भी कभी भी किसी से भी हो सकती थी। अक्षत अपने हाथ में पड़ी तस्वीर पर अपने हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ रोहनी तुम मुझे माफ नहीं करना चाहेगी, लेकिन रूही प्लीज माफ कर दो यार। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। आज मुझे एहसास हुआ जिंदगी में प्यार के अलावा भी बहुत कुछ होता है, जैसे इज्जत, मान, सम्मान, और मैं जितना तुम्हें जानता हूँ अब तुम कभी भी मेरी जिंदगी में वापस पलट कर नहीं आओगी। अक्षत उसे तस्वीर से बात करते हुए कहता है, शिव से ज्यादा प्यार करने वाला, मान सम्मान इज्जत देने वाला पति तुम्हें इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बस तुम अपनी जिंदगी में खुश रहना, शायद तुम्हें खुश देख मेरे गुनाह कुछ काम हो जाए और महादेव मुझे माफ कर दे। मेरी बहन मुझे माफ कर दे। मैं जानता हूँ मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी माफी की उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ। और कल की बात तो ये तस्वीर रखने का भी मुझे कोई हक नहीं होगा क्योंकि कल तुम शिव की पत्नी होगी, उसकी जीवन साथी भूमि, और ये तस्वीर मेरी दोस्त की थी, किसी की पत्नी की नहीं। इसलिए तस्वीर को तो शायद मैं कभी खुद से दूर ना करूँ, लेकिन कभी तुम्हारी नजरों में भी ना आने दूंगा। अर्जुन सिया के सामने घुटनों के बाल बैठा था और हाथ जोड़कर सिया से माफी मांग रहा था, लेकिन सिया ने अर्जुन को माफ करने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका मान सम्मान सबसे ज्यादा
प्यार था। अर्जुन और अक्षत ने अपने एक में आकर अपनी मोहब्बत को खो दिया था। सच्ची मोहब्बत हो चुके थे दोनों। अर्जुन के पास तो फिर भी मौका था, वह शायद एक में एक दिन सिया को मन ही लेगा, क्योंकि सिया अर्जुन की पत्नी है। लेकिन अक्षत, वह तो हमेशा के लिए रूहानी को खो चुका था। रूहानी किसी और की थी और अक्षत की सजा यही थी कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी दोस्त, अपनी मोहब्बत को किसी की पत्नी के रूप में देखे। इससे बड़ी सजा क्या ही हो सकती है इंसान के लिए। अर्जुन सिया के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मुझे एक आखिरी मौका दे दो सिया, मैं जानता हूँ मैंने जो गुनाह किया है उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैं किसी और की बातों में आकर तुम्हारे प्यार पर शक किया, तुम पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे माफ़ नहीं करना चाहती तो मत करो, लेकिन मेरे साथ घर वापस चलो। मैं अपने घर रखना चाहता हूँ, अपनी परिवार को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मोहब्बत हो। हमें घर में रह लेंगे, एक कमरे में रह लेंगे, लेकिन मैं कभी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जब तुम्हारा दिल करे तब तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर लेना, लेकिन मैं अपनी बहन की नज़रों में और नहीं गिरना चाहत सिया। मेरी बहन ने मेरी आंखें खोल दी है कि एक सच्चा मर्द वही होता है जो एक औरत की इज्जत करता है, जैसे मेरे जीजू मेरी बहन की इज्जत करते हैं, जैसे वही हर एक औरत की इज्जत करते हैं। अगर तुम कुछ गलत भी करती ना, तब भी मुझे तुम्हें अपना पक्ष रखने का हक देना चाहिए था। सिया अर्जुन को माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अर्जुन की बहन से मिलना चाहती थी, जिसे उसकी बर्बाद जिंदगी को एक बार फिर आवाज करने की कोशिश की थी। वह मिलना चाहती थी अर्जुन की जीजू से, जो औरतों की इज्जत इतनी करता है कि उसे देख अर्जुन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मिलना चाहती थी सबसे, उसे भी तो एक परिवार चाहिए था, लेकिन अर्जुन को इतनी जल्दी माफ़ तो नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ सुबह के 10 बजे बज चुके थे। सब लोग मित्तल मेंशन में इकट्ठे हो चुके थे, क्योंकि आज शिव और रूहानी की शादी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब लोग तैयार होकर बाहर गार्डन में खड़े थे, क्योंकि शादी वही होनी थी और वहां से उसे विदा करके और मित्तल मेंशन ले जाया जाने वाला था। सब लोग शादी में बिजी थी, तभी अचानक खुशी की नज़र बाहर गेट पर जाती है और गेट की तरफ देख उसके हाथ में पड़ी थल जमीन में गिर जाती है। उसे आवाज़ को सुन सब लोग हैरानी से उसे तरफ देखते हैं और सबके मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।